कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक खुद नोटिस केस में एक नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपना तफसीली नोट जारी कर दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने तफसीली नोट में कहा कि पंजाब केपी इलेक्शन का खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ। ये वाजे, क्लियर कट, ब्लैक एंड वाइट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, बगैर किसी इबहाम के, नॉट इन एनी ग्रे एरियाज, इन्होंने तहरीर किया, बता दिया कि यह अस्खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ है। मैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल की राय से मुत्तफिक हूं। तफसीली नोट 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि अदालत को सियासी तनाज़े से बचने के लिए अपने नोट में फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में कोई सबक नहीं सीखा। सियासी मुकदमात में कोई एक जमात तो मुकदमा जीत जाती है, लेकिन अदालत हार जाती है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बताया कि उन्होंने खुद को समाज से अलग नहीं किया था, ना ही ऐसा करने की कोई वजह थी। 27 फरवरी को चाय के कमरे में इत्तफाक हुआ कि मैं बेंच में बैठूंगा। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल सियासी तनाज़ के हल के का मरकज बनी हुई है। जस्टिस अतर मिनल्लाह का मजीद कहना था कि सियासी जमातें अपने तनाज़ात मुनासिब फोरम के बजाय सुप्रीम कोर्ट लाती हैं। अदालत को अपनी गैर जानबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। दरख्वास्त गुजारों का रवैया इस बात का मुतकाजी नहीं कि 184(3) का इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अस्खुद नोटिस लेने का मतलब गैर जमहूरी इक़्तिदार और हिकमत अमली को फरोग देना होगा। सुप्रीम कोर्ट को यौके बादीगरे तीसरी बार सियासी नौयत के तनाज़ात में घसीटा गया है। जस्टिस याया आफरीदी ने दुरुस्त कहा कि अदालत को खुद नोटिस के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला अपने तफसीली नोट में लिखते हैं कि बेंच की जानिब से पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का हुक्म दिया गया और हुकूमत समेत दीगर सियासी जमातें इसको अक़लियती फैसला करार देते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। ये तो हम आपको हक़ाइक़ बता रहे हैं, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला का तफसीली नोट ऐसे वक्त में आया है जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से यह इसरार है कि ये 3-2 का फैसला है और पहले ही हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 4-3 का फैसला है। इसलिए हुकूमती मौक़िफ़ पर मोहर सब्त होती है एक और जज के तफसीली नोट से। याद रहे कि जस्टिस अतर मिनल्ला अस्खुद नोटिस और आईनी दरखास्तें मुस्तरद करने वाले चौथे जज हैं। इसके पहले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल बंदोखेल भी अस्खुद नोटिस को मुस्तरद कर चुके हैं। बहुत से मामलात का इसके अलावा भी तस्करा किया है। अब इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी? ठीक, ये बात तो पहले दिन से की जा रही है कि इस मामले पे पहले ही फुल कोर्ट फुल बेंच बन जाना चाहिए था। क्या उसकी ज़रूरत अब पहले से भी ज़्यादा है? लेकिन ज़रूरत तो पहले भी थी, ज़रूरत और पहले भी थी। चीफ जस्टिस इज्तिनाब भी बरतते रहे हैं। इनफैक्ट ये दरखास्तें ओपन डाउन करते रहे हैं। अब इस मसले का हल क्या निकलेगा? हल भी निकलेगा या पेचीदगी मजीद बढ़ेगी? मोइज़ जाफरी माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। मोइज़, शुक्रिया आपने वक्त दिया। मोइज़, आप इन मामलात की बारीकियों को समझते हैं, हमें बताइए। अब जस्टिस अतर मिनल्लाह तो लिखते हैं कि ये 4-3 का फैसला है। अब कोई इबहाम, कोई गुंजाइश बाकी रही है? किसकी माने, किसकी ना माने? जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अतर मिनल्ला साहब ने एक बहुत उम्दा नोट लिखा है और वो उनकी जो जुडिशल डॉक्ट्रिन रही है उससे कंसिस्टेंट है कि वो रिस्ट्रेंट शो करते हैं। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो वो उस वक्त भी अपना हाथ को ठहराव का ठहरा के रखते थे। वो पॉलिटिकल मैटर्स में, पॉलिटिकल थिकेट में जाने से गुरेज करते थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामला जिनके ऊपर दीगर हाई कोर्ट्स के अंदर पोजीशंस ली भी गई होती होंगी, उनको वो होते हुए, उसके होने के बावजूद वो अपनी तरफ से पोजीशन नहीं लेते थे। ये वाज़ेह था उनकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, एक लीगल आइडियोलॉजी थी कि जस्टिस को इन मामलात में जाने से बुराई सिर्फ जजेस की और कोर्ट की होती है। और उन्होंने अपना नोट ख़त्म भी, इख्तिताम भी इसी बात पे किया है कि ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका नहीं पता चलेगा, लेकिन एक बात की गारंटी है कि कोर्ट हारेगा। और उनकी बातें मेरे ख्याल से काफ़ी कंसिस्टेंट है। उनकी पोजीशन इस हवाले से कि ये कोर्ट जो है इसने 3 बार सियासी मामलात में इंटरवीन करके अपने आप को इस डगर पे पहुंचाया है। और उनकी ये सारी बातें एक तरफ, और वो सब काबिले
तारीफ है, लेकिन उनका ये कह देना कि ये 4-3 का फैसला है, इससे ये फैसला 4-3 का नहीं हो जाता। ये बात सबको पता थी कि उनका जो शॉर्ट ऑर्डर था उसके अंदर भी ये बात आया थी कि उन्होंने तो यही ख्याल का इजहार किया है कि जैसे वो अफरीदी साहब के साथ एग्री कर रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर थी कि उन्होंने सामने आके यही कहना है कि हमारी 4 की मेजॉरिटी है, लेकिन उसके पीछे दलील क्या है वो उन्होंने पेश ये किया है कि मैंने ना डिसेंट किया, ना हटा, ना बेंच से गुरेज करने का कहा। तो ये बात तो जाहिर है सर आंखों पर उनकी अपनी स्टेटमेंट है, लेकिन फिर उसके बाद जो ऑर्डर ऑफ द बेंच आया जिसके अंदर नॉन मेंबरान के दस्तखत थे जो कि कहते थे कि हम चीफ जस्टिस पे छोड़ते हैं कि वो रिकॉन्स्टिट्यूट करें बेंच को, तो ये इस चीज की जो लॉजिक है वो एक्सप्लेन नहीं करता ये फैसला। ये फैसला बाकी तमाम लॉजिक एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता कि उनके इस फैसले के बाद की पोजीशन पे 9 जजेस ने जब साइन किया था तो आया कि चीफ जस्टिस साहब ने वो जो ऑर्डर लिखा था उसके अंदर कोई गुंजाइश उन्होंने पैदा की जो बाकी जज साहिबान को नजर नहीं आ रही। ये फिर एक अलग बहस है, लेकिन इनके कह देने से वो फैसला जो है अक्सरियती फैसला नहीं बन जाता। लेकिन ये बात जरूर है कि ये इसको कानून के दायरे के बाहर अगर आप सियासत के मैदान में देखें तो ये बिल्कुल जिस तरह आपने तमीद बांधी, ये हुकूमत के हाथ मजीद स्ट्रेंथन होंगे, इससे हुकूमत मजीद आगे बढ़ के और उज़्र इस्तेमाल कर सकेगी कोर्ट के खिलाफ। और अपील के अंदर अब ये और अशद जरूरी हो गया है कि हुकूमत का जो आया हुआ कानून है उसके बाद फिर अपील जब आए तो एक फुल कोर्ट बैठे जिसके अंदर ये जाहिर है 5 मेंबरान ना हो लेकिन बाकी कोर्ट रिप्रेजेंटेड हो। अच्छा, अब अपील सर्टनली जो है उसमें क्या मामला किस तरह से आगे बढ़ता है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपना स्केड्यूल जारी कर चुका है। तो क्या आज के इस तफसीली नोट के बाद इलेक्शन कमीशन भी खुद से सवाल करेगा कि हमने 3-2 का मानना था या हमने 4-3 का, या फिर वो मामला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट से सेटल्ड है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में ये इस तरह से नहीं दर्ज जिस तरह बाकी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि एक सेकंड राउंड अब आ चुका है, उस सेकंड राउंड के अंदर एक बहुत क्लियर फैसला आ चुका है और उस फैसले के ऊपर शुक्र के साथ ईसीपी अमल भी कर चुका है। तो ये मनीला साहब के नोट का कानूनी दायरे के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इसका बस सियासत के अंदर हुकूमत का हाथ जरूर बटाना है, लेकिन सिंबॉलिक वैल्यू ही रहेगी आपके ख्याल में इसकी? जी नहीं, और अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर जो तनाज़ात हैं वो भी बड़े ज़्यादा वाज़े हो गए हैं इस तफसीली नोट से। तो ये बात तो एक तय है, जो बात पता भी थी, नज़र भी आ रहा था कि अमंग्स्ट जुडिशरी क्या हो रहा है वो अब इट इज़ फुल ब्लोन। जी बिल्कुल। ये तो देखिए मिनल्ला साहब जो हैं वो अगर आप रिवायात देखें हमारे कोर्ट्स की कि कितने कंजर्वेटिव और कितने हायरार्कियल होते हैं, ये सेकंड जूनियर मोस्ट जज हैं कोर्ट के, और इन्होंने अपने शॉर्ट नोट में ही कह दिया था कि ये जो चीफ जस्टिस साहब का नोट है ये गलत बयानी कर रहा है। यानी कि ये अनप्रेसिडेंटेड बात है, ये सोच से बाहर है कि कोई इस तरह फैसला दे सकता है। या उन्होंने जो ये ऐलान बगावत किया था विद इन द कोर्ट, तो ये मिनल्ला साहब की जो पोजीशन थी ये ऑलरेडी भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। अब जाहिर है उसको उन्होंने अब ऐलान बगावत से पोजीशन पे उन्होंने मजीद स्ट्रेंथ दी है। क्लियर डिवीजन डिवाइड पहले भी नजर आ रहा है। ऑब्वियसली इस पे हम बहुत सारी बात पहले भी कर चुके हैं। ये बताइएगा, मिनल्ला साहब के नोट में बहुत सारे माजी के केसेस का भी तस्करा है, इवन भुट्टो साहब का भी, नवाज शरीफ साहब का भी, फिर रीसेंट पास्ट के भी, और उन्होंने कहा कि हमने माजी से कुछ सबक नहीं सीखा। ये पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा आइडियल भी है आपके ख्याल में? आप चूँकि ज़ाहिर कानूनी मामलात को समझते हैं, ये जो इम्प्रेशन है पॉलिटिशियंस इन रोब्स वाला, ये स्ट्रॉन्ग हुआ है इस दौर में? जी बिल्कुल हुआ है, और मिनल्ला साहब जो हैं वो इसके सबसे बड़े नाक़िद हैं, वो इसके सबसे बड़े क्रिटिकल वॉइस हैं, और वो ऑन द बेंच भी इसकी क्रिटिकल वॉइस रहे हैं, और ये बहुत कंसिस्टेंटली ये सारी बातें करते रहे हैं। और ये जो तमाम ये जो ऑर्डर की इतनी लेंथ है और ये इतनी तफसील है, ये है भी इसलिए कि मिनल्ला साहब जो है वो अपनी जुडिशल डॉक्ट्रिन सबके सामने रख रहे हैं कि वो हमेशा से ये पोजीशन लेते आए हैं कि सियासत के मामलात के अंदर हमें बहुत ज्यादा सर्कमस्पेक्ट, बहुत ज्यादा सोच समझ के पढ़ना चाहिए, और अव्वल तो पढ़ना ही नहीं चाहिए अगर वहां पे सियासी बदनीयती का अंसर भी नजर आ रहा हो, या फिर सियासी एक्सपीडियंसी, कोई सियासतदान हमारे कंधे को अपने फायदे के लिए अगर इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा हो तो हमें उन मामलात में नहीं जाना चाहिए। और उनकी जो दलाइल है वो बहुत उम्दा है, और जाहिर है वो भुट्टो साहब के जमाने से ही शुरू होते हैं, और फिर वो ये 63A वाले फैसले और उसके अलावा जो अप्रैल पिछले साल का स्पीकर के फैसले के हवाले से भी पोजीशन थी कोर्ट की, वो सारी पोजीशन सामने रखते हुए कहते हैं कि इसमें कोई कोर्ट की साख बढ़ती नहीं है, हमेशा घटती ही है, क्योंकि कोर्ट को ही फिर शिकार बनाया जाता है उन लोगों की तरफ से जो कि एक अभी तनकीद जो सामने आई वो ये थी कि फवाद चौधरी साहब ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिसमें अतर मिनल्ला साहब कहते हैं ना कि एक सियासी जमात है, पहले इस्तीफे देती है फिर कहती है वापस आ जाए, मतलब काफ़ी वक्त ज़ाया किया, और फिर
उन्होंने उसका भी तस्करा किया कि किस तरह इन्होंने अदम एतमाद के बाद, वोट के बाद, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का किरदार लेने से इनकार किया, जिसने इस सारे सियासी बहरान को जन्म दिया। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये बात तो इनको खुद सियासी बनाती है, इस तरह की बात करना। जी, मैं फवाद साहब की किसी बात से एग्री करने से पहले तो 100 बार सोचूंगा, लेकिन इस बात में वजन जरूर है कि देखिए, एक सियासी जमात की दानिश क्या है, उसकी नियत क्या है, इसके ऊपर शक जो है वो जुडिशरी को इस तरह नहीं करना चाहिए कि पहले इस्तीफे दिए फिर वापस क्यों लिए। इसका एक सियासी तज्जिया भी किया जा सकता है। उन्होंने इस्तीफे दिए थे कि उनके इस्तीफों की वजह से प्रेशर पड़े हुकूमत पे। हुकूमत ने बदनीयती पर मबनी एक स्पीकर ने बदनीयती के साथ उन फैसलों को, उन रेजिग्नेशन को स्टैगर किया और नहीं एक्सेप्ट किया। फिर जब मामलात और हालात तब्दील हो गए और पीटीआई ने सोचा कि ठीक है फिर अब हम अपने इस्तीफे वापस ले लेते हैं क्योंकि ये लोग इस तरह जो हम करना चाह रहे थे वो किया नहीं उन्होंने, तो वो हक बजानिब है। जिस तरह स्पीकर जो है वो डिले कर रहा था सियासी मकासद के लिए, इस तरह पीटीआई जो है वो फिर अपने इस्तीफे वापस ले रही थी सियासी मकासद के लिए। इसके अंदर उनकी कोई गलती सामने नजर नहीं आती और इसके ऊपर सियासत तबसरा करना सियासी तबसरा ही होगा, अदालती तबसरा तो नहीं कहलाया जाएगा। अदालती तबसरा तो होना नहीं चाहिए। मुनीब हमारे साथ हैं क्या?